आपको पता ही होगा कि हमने क्लास 10th का संसाधन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संसाधन होता क्या है। हम लोग पहले ये जाने थे, यहाँ पर देख सकते हो संसाधन। तो अब इसका हम लोग परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। मानव अपनी जीवन में अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया मानव, कलम, मोबाइल, स्कूल इत्यादि। देखिए जैसे कि मानव भी है, तो कुछ मानव जो होते हैं अपने घर बनाने के लिए कुछ मजदूर का प्रयोग करते हैं। तो मजदूर भी जो है, मजदूर क्या होता है, मजदूर तो मानव ही होते हैं। तो मानव स्वयं भी एक संसाधन है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो संसाधन है उनका बंटवारा कैसे किया गया है। अभी देखिए संसाधन का बंटवारा देखने से पहले हमारे एग्जाम में बहुत टाइम तक ये पूछा गया, जो कि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को आप जितना हो सके उतना याद करके रखिए कि जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं, ये बनते हैं। हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका आपको आंसर याद रखना, जिमरमैन ने कहा था। और अगर पूछा गया कि जिमरमैन ने क्या कहा था, तो उसका कहना है संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन ने कहा था। सबसे पहले हम लोग संसाधन देखते हैं कि संसाधन जो है वो पहले तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक और एक है मानवीय संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे हो गया सूर्य, चंद्रमा और फिर जल, अग्नि, ये सब जो हो गया जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है एंड इटीसी। और फिर देखिए मानवीय संसाधन वैसा संसाधन जो स्कूल, वैसा संसाधन जो मानव अपने तकनीक की सहायता से यानी अपने ज्ञान की सहायता से बनाता है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि स्कूल, मोबाइल, पेन इत्यादि जो कि है मानवीय संसाधन। अब देखिए मानवीय संसाधन भी वो भी जो होता है मनुष्य प्राकृतिक से ही प्राप्त करता है, लेकिन उसे प्राकृतिक के द्वारा संसाधन प्राप्त करके उसे तकनीक की सहायता से उसे मानवीय संसाधन बनाया जाता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली हो गया, लेकिन डायरेक्टली देखा जाए तो वो मानवीय संसाधन होगा। और देखिए जो प्राकृतिक संसाधन वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले तो है नवीकरणीय और फिर दूसरा अनवीकरणीय। अभी पहले देख लेते हैं कि नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और उसे पुनः नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे मैं वैसा कोई पदार्थ जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम बार बार उपयोग भी कर सकते हैं और उसे पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे में हो गया हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जो सौर ऊर्जा होता है, जैसे में सोलर प्लेट आप लोग देखे होंगे, वो होता है। जैसे कि सोलर प्लेट नहीं देखे होंगे तो कितना होता है कि धूप से चार्ज होने वाला इमरजेंसी लाइट होता है, उसको आप लोग देखे होंगे, तो वही है जो सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। अब देखिए जल ऊर्जा है, जो कि जब बहाव जब तेज़ी से होता है तो जल से विद्युत प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसको फिर पवन ऊर्जा आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा ये क्या कहते हैं पंखा घूमता है, तो वो हम साइड में लगा देंगे कि कैसा होता है, क्या होता है, जल ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ऐसे इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन अब देख लीजिए किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जो हमारे पास सीमित मात्रा में या कम मात्रा में है तथा इसका उपयोग बार बार प्रयोग तथा इसका एक बार प्रयोग कर लेने पर पुनः इसे प्राप्त करने में लाखों साल लग जाता है। देखिए कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिसे अनवीकरणीय संसाधन के श्रेणी में रखा गया, और उसका अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसे जब फिर से बनाने में, या तो कुछ तो होता है कि कभी बनते ही नहीं है, और कुछ जो बनते भी हैं तो उनमें लाख साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल ऐसे करके लग जाते हैं। जैसे में हमारा हो गया कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है कि जल्दी बनते भी नहीं, और जब बनते भी हैं तो लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए इन्हें अनवीकरणीय श्रेणी में रखा गया और इसे नवीकरणीय श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि मैं जल ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इसमें हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। तो आपको शायद से ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक और डिटेल में इसको समझा देंगे। अब देखिए उत्पत्ति के भी आधार पर संसाधनों का बंटवारा किया गया, यानी कि बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि उत्पन्न होते हैं जैसे कि संसाधन, उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण मौजूद होता है उसे
जैव संसाधन कहते हैं जिसमें सजीवों का लक्षण हो उसे जैव संसाधन कहेंगे। जैसे में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, जलीय जीव इत्यादि, ये सब जो होंगे ये जैव संसाधन होंगे, क्योंकि वो जीवित हैं ना कि वो मरे हुए हैं, इसीलिए वो जैव संसाधन कहलाएंगे। अब देखिए कुछ अजैव संसाधन भी होता है, जैसे में हो गया, तो पहले इसका देख लेते हैं परिभाषा। जिसमें निर्जीवों का गुण पाया जाता हो उसे अजैव संसाधन कहता है। जैसे में मृदा, घर, मोबाइल, पेन इत्यादि। जैसे कि मृदा हो गया, जैसे कि हमारी मिट्टी हो गई, वो एक अजैव संसाधन है। फिर हमारा घर हो गया, वो भी थोड़ी ना जीवित है, वो एक मरा हुआ है। फिर मोबाइल हो गया जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, वो भी अजैव संसाधन है। अब देखिए हम लोग जैव उत्पत्ति के आधार पर जब ये संसाधन का बंटवारा हो गया, उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। जो हमारा स्वामित्व है उसके आधार पर भी संसाधन का बंटवारा हुआ। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन ये सब चारों का परिभाषा देखते हैं कि क्या राष्ट्रीय संसाधन क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय, चारों को अच्छे से हम लोग पढ़ने का ट्राई करते हैं कि ये सब क्या है। आइए हम लोग सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन को समझने का ट्राई करते हैं। वो ऐसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे में किसी खास व्यक्ति का यानी निजी व्यक्ति का वैसे संसाधन पे अधिकार होता है, वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया दुकान, मकान, सामान इत्यादि, या फिर पेन, किताब, कलम, कॉपी इत्यादि, जो कि किसी निजी व्यक्ति का होता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब देखिए सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर पूरे एक समुदाय का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जिस पर किसी एक पूरे समाज या फिर समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान इत्यादि, गिरजाघर भी वही हो गया कि, या फिर आप कह सकते हैं पाठशाला, या फिर हो गया अनाथ आश्रम, ये सब जो हो गए सामुदायिक संसाधन हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार हो जिसका उस देश के सभी नागरिक उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे में देखिए राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहता है जो किसी खास देश के लिए हो, किसी खास देश में, और उसका उपयोग पूरे देश भर के नागरिक लोग मिलकर कर सकते हैं, और उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया अस्पताल, ट्रेन इत्यादि, या फिर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रेन, सरकारी हवाई जहाज, ये सब जो हो गया राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को समझना होता है। किसी देश के समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देखिए मानिए कि ये भारत है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि भारत है, और यहाँ पे जो ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, और ये जो होगा ना 200 किलोमीटर तक, यहाँ पर 200 किलोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर तक जो क्षेत्र होगा ये राष्ट्रीय संसाधन होगा। पर ये जो समुद्र यहाँ इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यही कहलाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आई होप कि आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला जो है वो है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा भंडारण संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन, ठीक है। 4 संसाधन जैसे कि संभावित संसाधन, विकसित, भंडार और फिर संचित कोष संसाधन। अब आइए हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से देख करके और डिटेल में इसका परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है। देखिए संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, इसे प्रयोग में लाए जाने की संभावना होती है, पर इसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र की पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। देखिए संभावित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो हमें पता है कि वो किसी क्षेत्र में मौजूद है, जैसे कि कितने सारे
हिमालय में खनिज उपलब्ध है, हमें पता है कि वहाँ पे है, लेकिन महंगाई के कारण और फिर उसके तकनीक यानी ज्ञान नहीं है कि उसे हम कैसे कम भाव में निकाल सकें और उसका उपयोग कर सकें, इसीलिए वो अभी संभावित संसाधन है और पता है कि वो कहाँ है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। अब देखिए विकसित संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है और इसकी गुणवत्ता व मात्रा की सर्वेक्षण किया जा चुका है, वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है। देखिए जैसे में इसका क्या है कि हमें पता है कि कहाँ पे है और तकनीक नहीं है और हम लोग कैसे इसे निकालें उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो विकसित संसाधन है इसका क्या है, इसको पता है कि कहाँ है, इसका गुणवत्ता पता है कि कितना है और ये भी पता है कि इससे कैसे निकाला जा सकता है, इसका तकनीक उपलब्ध है और इससे हम लोग निकाल करके भरपूर उपयोग कर भी रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को जिसका उपयोग कर रहे हैं उससे हम लोग विकसित संसाधन कहेंगे और जिसका उपयोग नहीं कर रहे हैं उससे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। अब आइए देखते हैं भंडारण और संचित को संसाधन किसे कहते हैं। भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भंडार संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, पर उच्च ज्ञान तकनीक के अभाव में वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल में वायुमंडल में हाइड्रोजन। देखिए जैसे कि जो भंडार संसाधन है वो हमारे पास है, पर इसका ज्ञान नहीं होने के कारण कि इसे कैसे निकाला जाए, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसी कारण ये भी इसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है और ये भविष्य में इसका उपयोग होगा। इसीलिए इसे भंडार संसाधन कहा जा रहा है, क्योंकि इसका भी उपयोग के लिए हमारे पास ज्ञान नहीं है यानी तकनीक नहीं है कि इसे कैसे हम लोग कर, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है भंडार संसाधन। अब देखिए संचित कोश संसाधन क्या है। वैसे संसाधन जो उपलब्ध हैं इसकी तकनीक भी हमारे पास उपलब्ध है, परंतु इसे अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह भविष्य के लिए सुरक्षित है और इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। देखिए जो संचित कोश संसाधन है वैसे संसाधन को कहते हैं जो हमारे पास है भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इसका तकनीक भी हमारे पास पता है कि इसका प्रयोग इसका कैसे होगा, हमारे पास इसका सब कुछ है, पर इससे हम लोग भविष्य के लिए सुरक्षित रखें कि ये भविष्य में काम आएगा, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी इसका उपयोग करेगी, हमारे आने वाले के बाद जो पीढ़ी आएगी वो इसका उपयोग करेगी और इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। इसका सब कुछ उपलब्ध है, ज्ञान व्यान सब कुछ कि हमें कैसे इसको निकालना है, इसका कैसे उपयोग करना है, पर इसका हम लोग अभी निकाल नहीं रहे हैं, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं और ये भंडार संसाधन का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भंडार संसाधन का हिस्सा है, ठीक है। जो संचित कोश संसाधन ये भंडार संसाधन का ही हिस्सा है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से और डिटेल में ख़त्म कर लेंगे और इसके वीडियो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।